एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट वीडियोस अपलोड हुई हैं जिनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे नेट एग्जाम में उनको कवर किया था। कुछ 7 क्वेश्चंस थे, उनकी एक पूरे 3 वीडियोस आई थी, उसमें मैंने सारे वो कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक करना। हेल्पफुल है क्वेश्चन, उससे पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनसे कुछ टॉपिक्स भी आपको क्लियर होंगे, जो चीज नहीं पता है वो भी पता चल जाएगी। तो ये काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है वीडियो, तो उसको जरूर देखना। आज की वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, उनमें से आपके जो एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से पर्टिकुलरली आते हैं क्वेश्चन। तो एक होता है हमारा CFSC, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो ये दिया हुआ है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन है आपकी। एक तो होती है ये वाली वैल्यू, ठीक है, एक होती है CFSC। कभी कभी ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों चीजें क्या सेम है, क्या चीज होती है ये और ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसमें ये कंफ्यूजन सबसे पहले होता है कि ये क्या चीजें हैं। तो आज सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि एक तरफ सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दूसरी तरफ इनकी डेल्टा नोट की वैल्यू दी गई है इन पर सेंटीमीटर। आपको मैच करना है इनको, किस तरीके से ये एक दूसरे से मैच करेंगे, कौन सा किसका होगा, ठीक है, किसकी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो देखो ये डेल्टा नोट, देखो अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आई थिंक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ चुके होगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो नेट की तो आपको आती होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैंने अब तक इसको कंप्लीटली कराया नहीं है, चैनल पे अभी तक इसकी इतनी वीडियोस अपलोड नहीं हुई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने लगूँ, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बता रही हूँ, कुछ चीजें आपको पता होंगी, तो उस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये चीज मैं थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ। इस तरीके से कुछ d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर d ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज, क्यों बढ़ती है एनर्जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, न्यूक्लियस के भी इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी मेटल के, वो भी हमारे आपस में रिपल्शन करते हैं। दूसरा वहां पर न्यूक्लियस का भी रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पर पहले जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर थे, रिपल्शन की वजह से वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें फर्दर क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसमें इस टाइप से ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। ये वाली चीज हमारी क्या होती है, T2G, और ये वाले ऑर्बिटल EG। इस तरीके से T2G और EG में हमारे सेपरेट हो जाते हैं। अगर बात टेट्राहेड्रल की करना चाहें तो फिर कैसे होते हैं, फिर इसमें ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर हमारे T2 आ जाते हैं और यहाँ पर G नहीं होता टेट्राहेड्रल में, क्योंकि वो हमारी सेंटर ऑफ इन्वर्जन उसमें प्रेजेंट नहीं होता I, ठीक है, इसलिए वहां पर G नहीं लगाते। G रेट के लिए होता है ये, जहां पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। यहाँ पर सिमेट्री नहीं होती टेट्राहेड्रल में वाली, तो इसलिए E और T2 आता है। यहाँ पर T2G और EG आता है। फिर इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में इस तरीके से सेपरेशन होता है। यहाँ की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस टाइप से होती है और यहाँ पे वैल्यू 0.6 इस तरीके से होती है, ठीक है। अब अगर हमें ये वाला गैप पूछा जाए कि ये वाला जो गैप है ये क्या है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसमें ध्यान रखना वर्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात हो रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी ये जो स्प्लिट हुए हैं हमारे ऑर्बिटल्स, नीचे T2G और ऊपर EG, ये ऑर्बिटल्स, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ना, बीच की जो ये जितनी लेंथ है, बीच का जो जितना भी आपका एरिया है ये कवर कर रही है ये वाली चीज, तो ये जो गैप है इसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डेल्टा नॉट से।
ठीक है, ये हमारा पर सेंटीमीटर में इसकी यूनिट है। अब दूसरी चीज होती है क्रिस्टल फिल्ड CFSE, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी इसके जो बीच का गैप है उसको हम डेल्टा नॉट बोल रहे हैं, और जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है उसको हम CFSE बोलते हैं। तो CFSE कैसे हम काउंट करते हैं? CFSE काउंट करने के लिए, इस स्टेबलाइजेशन एनर्जी को काउंट करने के लिए हमें यहाँ देखना होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको -0.4 प्लस ये वाला जो 1 है इसको 0.6 से, इनका जो भी ये गैप दिया हुआ है इससे इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस अगर कोई पेयरिंग एनर्जी है, कोई पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पेयर हो रहा होगा, पेयरिंग कब होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो अगर कोई पेयरिंग हो रही है, जितनी भी पेयरिंग हो रही है, नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं 1 2, तो उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहां से आती है आपकी CFSE। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी जितना गैप होगा, और एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें डेल्टा नॉट पूछा है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये वाला गैप। अब आपको ये चीज पता होगी कि ये गैप किस केस में बढ़ता है, किस केस में कम होता है। अगर हमारा कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें कोई वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है कोई, और एक है जिसमें कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है, ठीक है, तो जितना हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसमें उतना ही ज्यादा गैप होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक CN हो जाता है, हमारा CO हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि ये वाला जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बीच का गैप, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस ऑर्बिटल में आकर फिर ऊपर वाले में जाए, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, अगर केस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब इसमें जो गैप होता है वो स्मॉल होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली EG वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखना होता है कि कौन वीक फील्ड लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कॉम्प्लेक्स में। वीक फील्ड लिगेंड के केस में गैप कम होगा, यानी डेल्टा नॉट कम होगा, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा नॉट की वैल्यूज दी गई हैं, तो जो सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, बता सकते हो किसकी है? देखो, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो वीक फील्ड लिगेंड की होगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होगी। अब यहाँ पर आपको इसके लिए कि कौन वीक फील्ड है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, कोई और वीडियो मैं अपलोड करूंगी शायद, उसमें आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे आते हैं, शायद उसकी कोई ट्रिक भी बताऊं याद करने की। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना मैं बता सकती हूँ, और आपको पता भी होगा कि जो ये फ्लोरीन होता है, जितने हेलोजन ग्रुप हैं ये सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। EN ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और जो H2O होता है हमारा, वो भी क्या होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, यानी ये वाला जो गैप है ये सबसे ज्यादा है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी ये गैप सबसे ज्यादा है, तो ये फिर स्ट्रॉन्ग के लिए ही होगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ही दिया होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस EN वाले की, इस वाले कॉम्प्लेक्सेस को इससे मैच कर देंगे। तो यानी जो C है उसका आंसर आता है S, C को हम S से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो F की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम होती है। F जो है सबसे शुरू में होता है, H2O फिर बाद में होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो सबसे कम होनी चाहिए, H2O की ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि फिर इसके बाद तो हमारा, इसके बाद जब H2O है, जब इनका ऑर्डर कुछ इस टाइप से है, देखो ये वाला अगर ऑर्डर हम यहाँ पर देखें तो EN की वैल्यू सबसे ज्यादा वाली आई, H2O की वैल्यू फिर उससे थोड़ी कम वाली आ जाएगी,
तो हम ये कह सकते हैं कि H2 का P यानी D का P आंसर हो सकता है। फिर रही बात इन दोनों की, अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा, एक तो हमारा F6, एक तो हमारा Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ दो चीजें पता चली, इस चीज का हमें यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है, और वैसे भी जो हमने ये वाली चीज की है ये गलत है, डी का आंसर पी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसमें बिल्कुल चांसेस हैं, ये तो लगाओगे ही, फिर इसको इससे लगाओगे और इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें इसका आंसर ये वाला करें या ये वाला करें, क्योंकि दोनों ही फ्लोरीन, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू होती है ना स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हमारी वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड पे तो फील्ड लिगेंड पे तो प्रेजेंट ये वाली जो गैप होती है स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हमारी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे तो डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी चीज ये चार्ज पे भी डिपेंड करती है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है ना वो चार्ज पे भी डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी किसी भी मेटल की, उतनी ही ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी होगी, राइट। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो आप जानते हो कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपने ये आंसर लगाया, दूसरा अब आएगा जिसमें हम चार्ज देखेंगे, ठीक है। तो CO+3 का केस है, इसमें तो वैसे भी आप अगर चार्ज देखो तब भी और नहीं देखो तो भी यही आंसर आएगा। यहाँ पर है Fe+2, तो अब यहां से ये देख लो कि जो CO+3 वाला है इसका आंसर तो यही हो गया क्योंकि +3 चार्ज है। 1 मिनट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 है, ठीक है, ये 4 है। देखो अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है, मान लो आपने इसको भी नहीं लगाया और आपने इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग का केस भी नहीं देखा, आपने डायरेक्ट क्या देख लिया कि यहाँ पर जो आपकी दी हुई है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, तो फिर तो आप इसमें इसका आंसर ये लगा दोगे क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें +4, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये +3 है ये भी +3 है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों फैक्टर ही साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। तो इस वाले को तो आप पहले भूल जाओ, सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग और वीक का केस ही लेना है, तो इसका आंसर तो श्योर यही है, ठीक है, सी का ऐसी आंसर है। दूसरी चीज, अब चार्ज देखो, अब चार्ज देखोगे तो इसमें +4 +3 +2, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये +3 में ये और इसमें ये, अब ये डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का तो आंसर आया है Q, बी का आंसर आया है P, सी का S है और डी का R, ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा। क्वेश्चन इजी था, इसमें हमें ये भी पता था कि स्प्लिटिंग एनर्जी वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या क्या होती है, बट कंफ्यूजन सिर्फ इतना था कि यहाँ पर दो फ्लोरीन हमारे थे, दोनों ही वीक फील्ड थे, तो अब इसमें कैसे हम डिसाइड करते, तो यहाँ पर हमें मेटल की देखनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसका चार्ज कितना है, तो उतनी ही ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन था, एग्जाम में 4 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, नहीं सॉरी 2 मार्क्स में था, 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी पता होना चाहिए और डेल्टा नोट स्प्लिटिंग एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है हमारी, उसको भी पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, पता चला होगा, कुछ नई बात आपने सीखी होगी, हेल्पफुल रही होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।